हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो हाइलाइट्स हैं 23 से लेकर 25 तक के यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा जितने भी प्रश्न एग्जाम में बने हैं उन सभी का समावेश आज की इस वीडियो में हमने किया है। इस वीडियो में 23 प्रश्नों का समावेश किया है और उन 23 प्रश्नों को हम दोस्तों बहुत अच्छे से देखेंगे और उनकी विस्तृत व्याख्या यहाँ पे हम करेंगे, ताकि आपको जो प्रश्न पूछने का नेचर है आयोग का अब क्या है, वर्तमान में कैसा नेचर जो है आपका पैट एग्जाम में पूछा जा रहा है, उन चीजों को आप क्लियर हो, वो चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है पैट 2023 के सेकंड शिफ्ट में। देखिए किस तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस मंत्रालय थे उन्होंने कब इस्तीफा दिया, 1938 में, 1941 में, 1939 में या 1940 में। ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कब इस्तीफा दिया बताइए जल्दी से। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 1939 में इस्तीफा दिया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ के साथ हम यहाँ पे व्याख्या भी देखेंगे, क्योंकि बहुत चीजें हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। यदि आप सीरियस हैं चीजों को लेकर, पैट एग्जाम को लेकर, तो आप अच्छे से दोस्तों वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। अंतिम प्रहार होगा ये वीडियो। चलिए, वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय ने बिना विधानमंडलों की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 माह शासन करने के बाद 1939 में इस्तीफा दे दिया। तो कितने माह शासन किया? 28 माह। ठीक है, 1939 में इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसका साथ दिया। ठीक है, तो कितनी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम चीजों को करते हुए चलेंगे दोस्तों, इसलिए एक एक प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखें हमारे साथ। चलिए, अगला प्रश्न है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था। तो ये हम आपको जब 2023 में मैं पढ़ा रहा था तो ये प्रश्न मैंने वहां पे कराया हुआ था और यही प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दी इंडियन लीग, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर होगा स्वराज पार्टी। तो ऑप्शन बी पर यहाँ पे हम जाएंगे, ऑप्शन बी की तरफ यहाँ पे जाएंगे। ये मैं करा चुका हूँ 2023 में ही, और ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस लेवल से मैं आपको यहाँ पे चीजों को तैयार करा रहा हूँ। चलिए, कितना हार्ड प्रश्न ये यहाँ पे पूछा गया था, तो वो भी हमने यहाँ पे कराया हुआ है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद की राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया। सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। पार्टी के अध्यक्ष जो थे सीआर दास तथा महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। अध्यक्ष सीआर दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक से एक प्रश्न दोस्तों, और स्तर देखिएगा 2023 के पैट का स्तर देखिएगा किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। जो पैट का जो आपका पैटर्न है प्रश्न पूछने का वो दोस्तों बदल रहा है, हार्ड लेवल की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। यूपीपीसीएस लेवल जैसे प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को करिएगा। जो पीसीएस वगैरह परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन पे आप जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जितनी भी प्रश्न है आयोग द्वारा ही पूछे गए हैं, उन सभी का हमने समावेश इसमें किया है। तो घबराए नहीं, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा जो है वो ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। तो ये किसने जो है महसूस कराया अपने सहयोगियों को? ऑप्शन है आपके सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सीआर राजगोपालाचारी, अब्दुल निस्तार या सोमनाथ लाहिड़ी। तो किसने महसूस कराया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोमनाथ लाहिड़ी ने जो है अपने सहयोगियों को ये चीज महसूस कराई कि सभी जो संविधान सभा हो ब्रिटिश निर्मित थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक है इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का
आपका स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका से प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे लगभग 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक से। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, काफी शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी ITI इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया 1928 में, ये सन भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जहां भी बारदोली सत्याग्रह की बात करें नेतृत्व की, तो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और 1928 में ये किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या यहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के, ठीक है, कहां, गुजरात के बारदौली क्षेत्र में किसानों द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इस आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर भू राजस्व लगान बढ़ाना था जो किसानों के लिए अत्यधिक था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा, किसानों ने सत्याग्रह किया और लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस संघर्ष ने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई। जो बारदौली महिलाएं थी, बारदौली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी, उनकी तरफ से महात्मा गांधी ने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ पे दिलाई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और बढ़े हुए जो कर थे उनको वापस लेना पड़ा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए एक प्रश्न ये बना था, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो तैयार रहें। एक ही प्रश्न में कई सारी चीजें पूछ ले रहे हैं। देखिए किस लेवल का ये प्रश्न था, इसको देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। तो इस प्रश्न को देख के आपको लग रहा होगा कि आप जैसे कि PCS की परीक्षा दे रहे हो, तो उस लेवल तक आप अपनी तैयारी करिएगा, PCS लेवल तक, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न 2023 में देखने को मिले हैं। जैसा ये प्रश्न है आपका 2023 17 शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो तैयार रहिएगा। और PCS लेवल की जितने भी परीक्षाएं वो प्रश्न बने हैं उन सभी को देख लीजिएगा आप। चलिए यहाँ पे मिलान करना है, बारदौली में किसान आंदोलन कब हुआ, तो ये इसके बारे में हमने अभी जिक्र किया था 1928 में। गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया, देखिए कितना अटपटा ये प्रश्न है। बताइए गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू कब किया, तो ये प्रश्न वास्तव में दोस्तों उस टाइम हमें भी नहीं पता था। तो ये पहनना शुरू 1921 में किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की, ये आपसे पूछा है, तो 1946 में की। ठीक है, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल जो थी वो 1918 में थी। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने है, टेट 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन था उसका निलंबन के बाद ही गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया, कहा 1922 में अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों की जो कारावास की सजा सुनाई गई, 4, 8, 3 या 6। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। तो 6 वर्ष की जो है साधारण, जो 6 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या यहाँ पे हम देखेंगे बहुत अच्छे से कि असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को, ठीक है, कब, 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई, लेकिन बाद में 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही उम्दा प्रश्न, देखिए फिर से वही बारदौली सत्याग्रह से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने कहा था इस पे ज्यादा ध्यान देना है और अच्छे से करना है इसको। प्रश्न देखिए फिर से आपके सामने आया है घुमा फिरा कर कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, बारदौली सत्याग्रह। और ये किसने दी थी, तो बारदौली महिलाओं के सहयोग से, बारदौली महिलाओं की तरफ से जो है ये दी गई थी और महात्मा गांधी द्वारा ये दी गई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे इसमें हमने चर्चा की थी, जो यहाँ पे क्यों हुआ था बारदौली सत्याग्रह जो गुजरात में 1928 में क्यों हुआ था, तो लगान को लेकर हुआ था। लगान बढ़ा दिया था, जो अंग्रेज थे उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने लगान बढ़ा दिया था, 22% की वृद्धि कर दी थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह चालू किया सरदार के वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, तो ये लगान घटाकर 6.03% करना पड़ा।
तब जाके यहाँ पे इनकी किसानों की जो है राहत मिली और किसानों की यहाँ पे जीत हुई। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखिए यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए आपके सामने प्रश्न किस तरीके से है, कथन दिए हैं दो। कथन फर्स्ट है कि गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया, ये बात ठीक है। कथन सेकंड है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई, ये भी बात ठीक है। और ये आप ध्यान रखेंगे जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो उसी दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। दोनों कथन ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कूट दिए हुए होते हैं किस तरीके से। पहला कोड देखो, कथन फर्स्ट सत्य है किंतु सेकंड गलत नहीं, ये गलत है। कथन सेकंड सत्य है किंतु फर्स्ट असत्य है, ये भी नहीं है। कथन दोनों सत्य है, ठीक है, हमने अभी दोनों बताए थे, दोनों सत्य है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आपको ध्यान रखनी है। जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में पूछा 2025 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए तैयार रहिएगा कूट जैसे प्रश्नों को के लिए। कूट जैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कथन होंगे और कूट दिए होंगे, तो इसलिए अच्छे से पूरा कंसेप्ट अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप इन प्रश्नों का आंसर दे पाओगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड को एक पत्र लिखकर अपनी मांगों के बारे में सूचित किया था और चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। जब सरकार ने उनके पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया तब उन्होंने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, 1 अगस्त 1920 को। और लोकमान्य तिलक जो थे, लोकमान्य तिलक राष्ट्रवादी नेता का निधन भी 1 अगस्त 1920 को ही हुआ था, ये बात ध्यान रखना, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तिलक की मृत्यु ने गांधी जी को और अधिक प्रेरित किया कि वह आंदोलन को पूरी शक्ति से आगे बढ़ाएं, अतः कथन फर्स्ट एवं कथन दोनों सत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है और पैट 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इल्बर्ट बिल, अधिकारों का बिल, आपराधिक जनजाति अधिनियम या सिंधु भूमि उड्डयन विधेयक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने है प्रश्न और आपके सामने आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकारों का बिल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे बहुत जल्दी से कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इस रिपोर्ट की अन्य सिफारिशें निम्न प्रकार थी। भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाए, भारत का एक संघ हो और जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल हो, गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहे, ये चीजें थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न इस वीडियो का। इस वीडियो में हमने 23 प्रश्नों का समावेश किया है। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। तो कौन था वो। सैयद अहमद खान, हकीम अजमुल खान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन था वो। देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पे जो पैट की जो प्रवृत्ति देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं आपका जो यूपी पीसीएस की परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश में उसकी तरफ रुझान है। जैसे प्रश्न पीसीएस में पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रश्न, इस लेवल के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो उस लेवल तक आप तैयारी करिएगा अपनी। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। यदि आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचे होंगे तभी तो क्लियर होंगी, वीडियो आप देख ही नहीं रहे हैं तो कैसे क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित खुदाई खिदमतगार पठान सत्याग्रहियों का दल था जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा के दौरान पेशावर में आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से किसे जाना जाता है। जो खुदाई खिदमतगार जो दल था उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, खान अब्दुल खान को जो है खान अब्दुल जो गफ्फार खान है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, बादशाह खान, सीमांत गांधी, ये किसके नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खान के। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए खुदाई खिदमतगार के लिए भी इनको याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपके सामने कि 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा था। किसे भेजा था, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड माउंटबेटन को या लॉर्ड लिनलिथगो को। किसको भेजा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के प्रयास के लिए। ठीक है, जो कि असफल रहा। चलिए इसकी व्याख्या यहाँ पे देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा
जो है सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया और क्रिप्स मिशन का उद्देश्य गांधी जी और कांग्रेस से समझौता करना था। यह एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद के उदय का जो टॉपिक है, इससे जो प्रश्न बने हैं 23 से 25 के हाइलाइट्स खुद यहाँ पे हम देखेंगे। लगभग 5 प्रश्न यहां से हम कवर करेंगे। चलिए पहला प्रश्न इसमें कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्रा के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? होम रूल लीग आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन? तो इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या है प्रश्न कि गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? जो गदर पार्टी थी इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? लाहौर में, लंदन में, सैन फ्रांसिस्को में, कलकत्ता में या फिर में से कोई नहीं? देखिए 5 विकल्प यूपी ट्रिपल एस आयोग बना रहा है अब हाल ही की परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है, 5 विकल्प भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? 13 का राइट आंसर बताइएगा। तो सैन फ्रांसिस्को में था, ये बात ध्यान रखेंगे। कहाँ था? सॉरी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लंदन में स्थित था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, देखिए मुझसे गलती हो गई, मैंने पहले सही कहा था कि जो सैन गदर पार्टी का मुख्यालय वो सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में युगांतर आश्रम में स्थित था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो 15 जुलाई 1913 को हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। और इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाकना थे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अन्य सदस्यों में भगवान सिंह यानी, करतार सिंह सराभा और लाला हरदयाल इत्यादि प्रमुख थे। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का सशस्त्र तख्तापलट करना और स्वदेशी सरकार की स्थापना करना था गदर पार्टी का। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को, मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, याद रखेंगे। चलिए गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय डॉट डॉट में कहाँ था? दिल्ली, कलकत्ता, लाहौर या सैन फ्रांसिस्को? बताइए इसका राइट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना द्वारा हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1913 में। ठीक है, याद रखेंगे 15 जुलाई 1913 में। देखिए रिपीट हुआ था ये प्रश्न आपका। पहले प्रश्न पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस असिस्टेंट स्टोर कीपर 2025 में पूछा गया है, तो ये 23 में पहले पूछा गया था, तो ये 25 में रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से चांस होते हैं प्रश्नों के रिपीट होने के। चलिए आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही होगी कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से आपको तैयारी करनी है, किस टॉपिक से क्या पढ़ना है। ठीक है, यही उद्देश्य है इस वीडियो का। चलिए मोतीलाल नेहरू, अगला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू नहीं सॉरी मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान? किससे संबंधित थे? राजस्थान से संबंधित थे। ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखेंगे। आदिवासियों के मसीहा के नाम से मोतीलाल तेजावत का संबंध जो है राजस्थान से है। आदिवासियों के मसीहा इनको कहा जाता था। ठीक है, आदिवासियों का मसीहा इनको कहा जाता था। इन्होंने सर्वप्रथम चित्तौड़ जिले के मातरकुंडिया नामक स्थान पर सन 1921 में एका आंदोलन का सूत्रपात किया। 1939 में इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ मंडी षड्यंत्र, ये आपको बताना है। आजाद हिंद फौज आईएनए जिसको बोलते हैं, गदर पार्टी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी? बताइए मंडी षड्यंत्र किसके नेतृत्व में हुआ? इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ। हिमालय के मंडी, ठीक है, हिमालय के मंडी की जनता ने स्थानीय शासक एवं उसके वजार द्वारा किए गए उसके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर सन 1914-15 में गदर पार्टी हृदयराम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसे गदर की गूंज, गदर संदेश, ऐलान जंग के नाम से जाना जाने लगा। इसमें मियां जवाहर सिंह और खैरगढ़ी की रानी ने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं और आंसर देते हैं।
ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, आजाद हिंद फौज ने या स्वराज पार्टी ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1940 को किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1940 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया था और इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे अगला टॉपिक, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से जो प्रश्न एग्जाम में बने हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। लगभग 4 प्रश्न यहाँ पे हैं इस टॉपिक से, इनको यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न ही देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न और अजीबोगरीब प्रश्न, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा कौन सा था? ढाका सरकार अधिनियम 1935, बर्मा सरकार, व्हाइट सरकार अधिनियम या क्रिप्स सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें दूसरा कौन सा था ये आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए? धारा 100, धारा 101, धारा 135 या धारा 130? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो धारा 100, ऑप्शन ए, धारा 100 ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया। क्या बन गया? भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है और इसमें परीक्षा में बनने की बहुत ज्यादा चांस है। चलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एआईएमएल ने प्रसिद्ध ... के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। तो लखनऊ पैक्ट 1916 या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सामने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, लखनऊ पैक्ट 1916 के माध्यम से जो है अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, लखनऊ पैक्ट 1916 के माध्यम से। देखिए पैट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, 21वां प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद 2 प्रश्न और बचेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन तथा आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, उनको भी यहाँ पे देखेंगे बहुत जल्दी। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। यदि आप यहाँ तक आए हैं तो 2 प्रश्नों को जरूर देख के जाएं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? भारत सरकार अधिनियम 1935, बेवेल योजना 1945, 1909 का परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1909 का परिषदीय अधिनियम। ठीक है, इसकी व्याख्या को अच्छे से यहाँ पे देखेंगे हम कि 1909 का भारतीय परिषदीय अधिनियम 1892 के सुधारों का विस्तार था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर उन्हें बहुमत प्रदान कर दिया गया, जबकि 1892 के सुधारों में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिकाओं में सरकारी सदस्यों का बहुमत था। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये अकॉर्डिंग टू यूपी पैट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए घबराए नहीं, केवल उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया है। चलिए प्रश्न देखते हैं कि 13 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस, बारिंद्र कुमार घोष, शरद चंद्र बोस या चित्तरंजन दास? किसके कहने पर आए थे? तो रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर आए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया सिंगापुर आए थे। यहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता ग्रहण की तथा आईएनए प्रमुख की कमान संभाली। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। अच्छे से देखना है, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का और इसका मैं चाहूंगा आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। हिंट भी मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा व्याख्या में, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी आपको क्लियर करना है। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए
ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सिक्किम, लद्दाख, मिजोरम या मणिपुर? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। हिंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये यहाँ में इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, इस व्याख्या में इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो एक और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही नई वीडियो के साथ। यदि आप तैयारी कर रहे हैं पैड एग्जाम की तो एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। सभी वीडियो की लिंक मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी सभी चीजों को देख सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से दोस्तों आगे पढ़ते रहें।